हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले भी साइकोलॉजी की वीडियो दिए हैं और मैं सारे वीडियो ट्रिक के साथ दे रही हूँ, चाहे वो परिभाषा हो या फिर कोई भी थ्योरी हो, उसको मैं एक ट्रिक के साथ बताती हूँ और जो हमें लंबे समय तक याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसी लाइन में या उसी क्वेश्चन में उसका आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से मैं साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ। हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को ढंग से देखने की ज़रूरत है, उसी में उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये इस टाइप की ट्रिक है, हमको कोई लंबी लंबी ट्रिक भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट एंड स्वीट, एक बार ढंग से देख लो, उसी में उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं परिभाषाएं, साइकोलॉजी की परिभाषाएं। देखो परिभाषाओं में क्या है, सबसे पहले ये भी हम ट्रिक के साथ करेंगे और ये फर्स्ट ग्रेड के लिए है। और साइकोलॉजी चाहे किसी भी सब्जेक्ट किसी भी एग्ज़ाम में आती हो, साइकोलॉजी सेम ही रहती है, बदलती नहीं है। तो ये सभी एग्ज़ामों के लिए बेस्ट होगी। ठीक है, और वैसे मैं फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करके पढ़ा रही हूँ। वाटसन 20वीं सदी का चमकता सितारा कहा जाता है। चमकता सितारा कहा गया, देखो चमकता सितारा किसे कहा गया, 20वीं सदी का। जो चीज़, देखो परिभाषाएं पढ़ने से पहले हम जो चीज़ थोड़ी बहुत छूट गई थी पिछले वीडियो में, वो हम चीज़ थोड़ी सी इसमें ऐड कर रहे हैं, बाद में परिभाषा स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए वाटसन 20वीं सदी का चमकता सितारा। चमकता सितारा, जब सितारा चमकता है तो हमको आश्चर्य होता है ना, हम कहते हैं व्हाट, ये क्या हो गया। तो व्हाट 20वीं सदी, जब हम 20 साल के हो जाते हैं तो सितारे की तरह चमकते हैं, तब लोग कहते हैं कि व्हाट, ये क्या हो गया, चमकने लग गया, 20 साल की उम्र में चमकता सितारा बन गया। तो ये वाटसन। और वाटसन देखो 20 साल जब चमकते हैं सितारा, तो वो किस वजह से चमकता है, क्योंकि वो एक लाइन बोलता है। क्या लाइन बोलता है चमकने के लिए, देखो व्हाट यानी क्या, क्या है, अब हम क्यों बोल रहे हैं कि चमकता सितारा बन जाते हैं, कब, 20 साल की उम्र में। तो वो ऐसा क्या करता है, वो कहता है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी, शिक्षक, चोर, डॉक्टर या कोई भी नाम आ जाएगा, उसको बना सकता हूँ। ये लाइन 20 साल की उम्र में बोली, इसलिए वो चमकता सितारा बना। इसलिए हमने कहा व्हाट, चमकता सितारा बन गया। ये आपको याद हो गई, हैंड टू हैंड। नेक्स्ट है वुडवर्थ। देखो वुड यानी लकड़ी, वुड यानी लकड़ी। तो देखो लकड़ी से हम क्या क्या, देखो मनोविज्ञान ने सबसे पहले, ये देखो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये तो बहुत बार आ चुकी है, वुडवर्थ की परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम साइकोलॉजी की परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। तो देखो मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा, फिर मन मस्तिष्क, फिर चेतना और वर्तमान में व्यवहार को अपनाया, यानी इन सबको त्यागा और वर्तमान में व्यवहार को अपनाया है। तो इसको याद करने का तरीका देखो, सबसे पहले तो वुडवर्थ की ही सबसे बड़ी परिभाषा है, एक तो क्रो एंड क्रो की और एक वुडवर्थ की। तो याद करने का तरीका, वुड यानी लकड़ी, लकड़ी से हम क्या बना सकते हैं, आत्मा यानी अ से अलमारी, म से मेज, मस्तिष्क का म लो तो भी मेज, च से चरखा, मतलब ये 3 चीज़ बना सकते हैं। अगर ये 3 चीज़ बन जाएगी तो हम उसको व्यवहार में अपनाएंगे। मतलब ये अलमारी बन गई, मेज बन गई और चरखा बन गया, फिर हम ठाड़ से बैठ के क्या करेंगे, अपने व्यवहार को बदलेंगे। तो ये वुडवर्थ, वुड यानी लकड़ी, लकड़ी से ये तीनों चीज़ें बन रही है। तो इन तीनों चीज़ों को तो उनका त्याग कर दिया, ये बन गई कि बस अब इनको छोड़ दो और वर्तमान में क्या, व्यवहार को अपनाए हुए, तो वो हो गई वुडवर्थ की। याद करने की ट्रिक है ये। नेक्स्ट है वाटसन। वाटसन मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक या सकारात्मक विज्ञान है। देखो धनात्मक भी आ सकता है, सकारात्मक भी आ सकता है, दोनों नहीं आते, एक चीज़ तो आती है और ये भी आ चुकी है। तो देखो वाटसन मनोविज्ञान का व्यवहार का धनात्मक या सकारात्मक विज्ञान है। इसको कैसे याद करना है, तो देखो याद करने का तरीका, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक, तो किसी को धन मिलते तो क्या क्या कहते हैं, व्हाट, धन मिल गया। देखो जरूर नहीं आप सोच रहे हो कि भाई वाटसन यहाँ पे भी आ गया, वाटसन यहाँ पे भी आ गया, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो ये चीज़ें याद रखनी आपको, उस सेंटेंस से यानी उस क्वेश्चन से, जो आपका क्वेश्चन आएगा ना, उसी में अपना क्वेश्चन बनाना है। जैसे चमकते सितारे के लिए कि व्हाट, वो कैसे चमक गया, क्वेश्चन किया हमने तो आंसर वहीं पे मिल गया। और यहाँ पे भी व्हाट, हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट, व्हाट यानी क्या, क्या हो गया कि धन मिल गया। ठीक है, या फिर व्हाट क्या हो गया कि सकारात्मकता आ गई। ठीक है, या फिर हमारा रिजल्ट सकारात्मक आ गया। जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हम देंगे, अच्छी तैयारी करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी सकारात्मक होगा, तो सकारात्मक हो जाएगा। यानी कि व्हाट, यानी जो लोग आज हमें कमेंट कर रहे हैं ना, वो हमें सकारात्मक, यानी वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे खुद ही। तो व्हाट सकारात्मक या धनात्मक। ठीक है, फिर वुडवर्थ, देखो फिर से वुडवर्थ की परिभाषा आ गई। वुडवर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। देखो वुडवर्थ मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। देखो वाटसन ने व्यवहार की परिभाषा दी, ये तो पता ही है। ठीक है, तो व्यवहारवाद का जनक वाटसन है, ये हमको पता है। लेकिन यहाँ पे फिर आ गया व्यवहार का अध्ययन है, तो हमको चीज़ याद रखनी क्या है, सामाजिक वातावरण में। वुडवर्थ, देखो वुड यानी लकड़ी से हमने ये चीज़ें बनाई और व्यवहार को अपनाया,
ये तो हमने यहाँ पे वुडवर्थ याद रखा। तो व्यवहार को अपनाया कि कहाँ पे व्यवहार होता है, सामाजिक वातावरण में। तो सामाजिक वातावरण में व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो ये भी किसने कहा, वुडवर्थ ने। ठीक है, अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करना, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि क्वेश्चन में आपका आंसर सोल्व हो जाए और आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद करने की जरूरत नहीं पड़े। वीडियो 1 से 2 बार देखोगे तो भी आपको कंफर्म हो जाएगा, हाँ भाई आप जब क्वेश्चन पेपर करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आराम से सॉल्व हो रहा है। देख लो एक बार। परिभाषाओं में नेक्स्ट है बोरिंग। ठीक है, बोरिंग जो एग्जाम में आती है या पहले आ चुकी है, इंपॉर्टेंट है, मैं वही करवा रही हूँ और उन्हीं में भी मैं ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, तो देखो बोरिंग, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है, तो इसमें प्रकृति, तो देखो प्रकृति का सब जने कहते हैं ना, प्रकृति भाई दूषित हो रही है, ऐसे हो रहा है, प्रकृति में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सब कह रहे हैं प्रकृति के बारे में पढ़ो, तो हम प्रकृति के बारे में पढ़ के बोर हो गए, तो बोरिंग प्रकृति। ठीक है, नेक्स्ट है मैकडूगल, मनोविज्ञान मानव व्यवहार प्लस आचरण का यथार्थ विज्ञान है। इसमें यथार्थ ले लो। देखो जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था मैकडूगल, ठीक है, फिर वहाँ जाके लाइन में लगो, वो था ना द आउटलाइन साइकोलॉजी वाला। तो देखो मैकडूगल क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार प्लस आचरण का यथार्थ विज्ञान है। तो हम कह रहे हैं मैकडोनाल्ड, जैसे वहाँ पे ना पिज़्ज़ा वगैरह सब मिलता है ना, तो वो कह रहे हैं कि मैकडूगल सच में है मैकडोनाल्ड, मतलब अपन नाम वो ले रहे हैं जबकि अपन मैकडूगल पढ़ेंगे मैकडोनाल्ड की जगह। ठीक है, कि मैकडूगल यथार्थ यानी सच में हकीकत में है या नहीं है, तो यथार्थ को हम इससे रिलेट करेंगे। तो मैकडूगल की यथार्थ है कि नहीं है, मैकडूगल है यानी व्यवहार प्लस आचरण का यथार्थ विज्ञान है, कि हम अपने व्यवहार या आचरण में लाएंगे यथार्थ यानी सच में वो है या नहीं है मैकडूगल। ठीक है, नेक्स्ट है मर्फी। देखो मर्फी यानी मर जा, और दूसरा है जीवित प्राणियों। देखो मरना और जन्मना, ये 2 चीज़ें इसमें याद रखनी है। तो देखो मर्फी कह रहा है मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार का अध्ययन है। देखो व्यवहार से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि व्यवहार तो वॉटसन ने कहा था या वुडवर्थ ने इसके बारे में बोला था, कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको क्या चीज़ याद रखनी, मर्फी यानी मरना, जीवित प्राणी यानी जीवित रहना। तो इससे ये परिभाषा याद हो गई ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे, उसी में इसका आंसर हो गया। अब स्किनर, देखो व्यवहार प्लस अनुभव का आधारभूत विज्ञान है। तो देखो स्किनर के बारे में जैसे अपन अपनी स्किन को लेके बात करेंगे कि जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं यानी कि जिनको अनुभव होता है साइंस का कि स्किन अच्छी कैसे रहती है, यानी देखो स्किन के बारे में बात करेंगे, साइंस आधारभूत विज्ञान है, कौन, अनुभव के साथ, कि जो अपने व्यवहार में लेके आ जाते हैं अनुभव, वो कहते हैं कि हमारी स्किन अच्छी है। मतलब स्किन के बारे में बहुत सारे प्रैक्टिकल करते हैं कि ये लगाने से स्किन अच्छी होती है या ये लगाने से स्किन अच्छी होती है, वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं लोगों को कि भाई स्किन किससे अच्छी रहती है, वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, तो अनुभव स्किनर। ठीक है, फिर है पिल्सबरी, मानव व्यवहार का विज्ञान है। देखो मानव का व्यवहार अगर अच्छा होगा तो उसको बरी कर दिया जाएगा। अगर कोई जेल में है, कोई भी हो, अगर वो जेल में है और उसको बरी होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने मानव का व्यवहार अच्छा करना पड़ेगा, यानी मानव व्यवहार का विज्ञान है। यूँ नहीं कि व्यवहार आते हैं वॉटसन लगा दो या ऐसा कुछ नहीं ऐड करना, यहाँ पे मानव व्यवहार का विज्ञान है बोला जाए, और पिल्सबरी हो वहाँ पे तो कि बरी किया जाता है किसको, मानव के व्यवहार को देख के उसको बरी किया जाता है। फिर है क्रो एंड क्रो। देखो क्रो एंड क्रो की परिभाषा बहुत लंबी है, लेकिन मैंने इतनी सी लाइन में इसको खत्म कर दिया है। क्यों, ताकि याद करने की ट्रिक अपन को इसी में मिल गई। देखो क्रो एंड क्रो और मानव व्यवहार प्लस संबंधों का अध्ययन है। देखो अगर किसी मानव के किसी के साथ संबंध अच्छे होते हैं तो अपन कहते हैं ना, घर में तो कागलो बोले भाई आज तो कोई न कोई आए, मतलब जिससे हम संबंधित होते हैं या कोई हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, तो कौवा बोलते तो हम उम्मीद लगाते हैं भाई आज मेरे वो फलाने रिश्तेदार घर पे आएगा। तो मतलब संबंधों का अध्ययन की बात करें तो वो क्रो एंड क्रो है। ठीक है, एक बार देख लो। और हाँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी भी बता दे, तो देखो मैं जितनी हो सके कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर मिल जाए। तो देखो नेक्स्ट है अरस्तु। तो अरस्तु के बारे में क्या, देखो शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये परिभाषा किसने कैसी दी है उसको भी याद करने का तरीका। देखो अरस्तु शिष्य था, प्लेटो गुरु था। तो गुरु ने बताई ये 3 चीज़ें, शारीरिक मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन। किससे, शिक्षा से। हम शिक्षा की बात करें, देखो शिक्षा की परिभाषा है। ठीक है, तो देखो ये था शिष्य, ये था गुरु। तो इस शिष्य ने क्या कहा, शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना। कि शिक्षा, अगर हमारे पास शिक्षा होगी तो हम स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है।
शिक्षा का कार्य क्या है? स्वस्थ शरीर। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा दिमाग यानी स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा। फिजिकली हम फिट हैं तो हमको पढ़ने में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे ना, तो हमारा दिमाग यानी स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा। कब? जब शरीर स्वस्थ होगा। तो ये बात कौन कर रहा है? अरस्तु कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये कौन था? शिष्य। तो शिष्य ने क्या है? स से शिष्य याद रखना। अरस्तु शिष्य था। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क, सिर्फ दो ही चीज़ आती है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क, अरस्तु। फिर है प्लेटो। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेट में क्या क्या रखने? देखो प्लेट में अपन कहते हैं ना, कोई गेस्ट आता है तो 2-4 आइटम तो रखने ही पड़ते हैं। तो देखो ये प्लेट है। अब प्लेट में 2-3 चीज़ें क्या रखी हमने? शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाती है। शिक्षा से ये 3 चीज़ों में परिवर्तन आता है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन। देखो तो हम प्लेट में गेस्ट आते हैं तो हम प्लेट में क्या रखते हैं? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिवर्तन, मतलब 2-3 आइटम रखते हैं। तो 2-3 नाम आ जाए। देखो 2 तो इसके हो गए, स्वस्थ शरीर स्वस्थ आ जाए तो वो हो गया अरस्तु। और अगर 3 चीज़ आ गए, शरीर भी आ गया, दिमाग भी आ गया और बौद्धिक परिवर्तन, 3 आइटम आ गए, किस में रखने हैं? प्लेट में रखने हैं, तो वो हो गया प्लेटो। शिक्षा से रिलेटेड है, ध्यान रखना। फिर आते हैं गांधी जी। शिक्षा से अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा, मस्तिष्क। अब आप कहोगे भाई ये तीनों चीज़ें तो सेम है, हम क्या करेंगे? तो देखो गांधी जी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ रहता है हमेशा, सर्वांगीण विकास। भले ही प्लेट में 2-3 आइटम रख रहे हैं प्लेटों के लिए, लेकिन अगर उनके साथ सर्वांगीण विकास जोड़ दिया जाए तो वो गांधी जी है। तीनों मैंने पास में इसलिए लिखी है क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भाई इसमें 2 चीज़ें कैसे समझ में आएगा। तो देखो 3 चीज़ आती है तो प्लेट में रख दो, 2 चीज़ आती है स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क, तो अरस्तु को दे दो। और गांधी जी में ये तीनों चीज़ आएगी, शरीर, आत्मा और मस्तिष्क, तो इनका क्या करो? सर्वांगीण विकास कर दो। फिर है पेस्टालॉजी। देखो शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं का स्वाभाविक एवं समरस प्रगतिशील विकास है। आंतरिक अभिता, देखो पेस्टालॉजी यानी कि प आया, पेस्टालॉजी और ये प्रगति, किसकी प्रगति? आंतरिक अभियोग्यता। मतलब हम प्रगति कब करेंगे? पेस्टी खा के प्रगति करेंगे। कब? जब हमारे अंदर की योग्यताओं का स्वाभाविक और समरस विकास होगा। यानी देखो ये याद रखना है, प्रगतिशील पेस्टालॉजी। तो पेस्टी खा के प्रगतिशील हम गति करेंगे, तो क्या होगा कि हमारी आंतरिक अभियोग्यताएं आ गई। आंतरिक अभियोग्यताओं का स्वाभाविक एवं समरस विकास करती है, यानी ये शिक्षा क्या करती है? ये चीज़ करती है, ठीक है। देख लो एक बार। अब देखो आगे क्या है? फ्रोबेल। तो शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। अब ये याद कैसे करेंगे? तो देखो फ्रोबेल से अपन को बेल ले लेना है। तो बेल से क्या ले रहे हैं कि आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। देखो जैसे बैल को गुस्सा आता है तो वो मिट्टी उड़ाता है ना, तो पहले वो अंदर ही अंदर शक्तियों का निर्माण करता है, यानी कि आंतरिक शक्तियाँ। फिर अगर कोई दिख जाए कि उसको कोई छेड़ दे या पानी डाल देना, तो बाह्य शक्तियों का रूप ले लेता है, यानी वो उस पर टूट पड़ता है। तो वो क्या है? बैल। तो बैल क्या करता है? आंतरिक शक्तियों को जगा देता है मिट्टी उड़ा के, और बाद में बाह्य शक्तियों का रूप ले लेता है, यानी किसी पे टूट पड़ता है। तो बैल को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। अब है जॉन लॉक। देखो फसल के लिए कृषि, ये हो गया फसल, इसके लिए क्या जरूरी है? कृषि जरूरी है। और बालक के लिए शिक्षा। जिस प्रकार फसल के लिए कृषि, यानी देखो फसल के लिए कृषि कैसे? हम कृषि करेंगे तो फसल उगेगी, और बालक के लिए शिक्षा, यानी हम शिक्षा देंगे तो बालक का विकास होगा। ये किसने कहा? जॉन लॉक ने। तो ये कैसे याद करना? देखो ये चीज़ फिक्स है कि अगर हम कृषि करेंगे तो फसल उगेगी, ठीक है। अगर हम बालक को शिक्षा देंगे तो बालक का विकास होगा, यानी बालक के लिए शिक्षा जरूरी है। तो इसको क्या करो? लॉक कर दो कि हाँ भाई ये तो फिक्स है, यही रहेगा कि कृषि के लिए, फसल के लिए कृषि जरूरी है और बालक के लिए शिक्षा जरूरी है। तो उस चीज़ को लॉक कर दिया जाए। अब है स्वामी विवेकानंद। तो देखो शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। देखो जैसे अपने स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत पढ़ा है ना, जैसे उन्होंने ना 0 पर शिकागो में बोला था, ठीक है, 0 पे। तो देखो ये क्या कह रहे हैं? पूर्व निहित पूर्णता, यानी देखो भारत की बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन ना स्वामी विवेकानंद ने 0 से शुरुआत की थी, यानी 0 के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे शिकागो सम्मेलन में। तो देखो पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त किया। अभिव्यक्ति जहाँ भी आ जाए तो ये मान लो कि 0 की अभिव्यक्ति की है, यानी शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता। अगर उसके अंदर कुछ है, जैसे कि भारत में कुछ ना कुछ तो था, लेकिन उसको अभिव्यक्त की शुरुआत कहाँ से की? 0 से। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। तो शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है, यानी ये 0 याद रखना, स्वामी विवेकानंद ने जब इसके ऊपर बोला था।
तो स्वामी विवेकानंद जहाँ भी नाम आए तो पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करता है। किससे? शिक्षा से। शिक्षा बालक की पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। देखो क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर मिल जाए तो बहुत ही बेनिफिट होता है, और जिससे अपन को लॉन्ग टाइम तक है ना वो याद करने की ज़रूरत नहीं रही कि कोई पूछे तो हम आंसर बताए, हमको तो सिर्फ पेपर सॉल्व करना है। तो देखो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा देखो परिभाषा याद नहीं होती, कोई हज़ारों परिभाषा याद करेंगे तो पता नहीं कौन सी परिभाषा आ जाए, किस तरीके से पूछे जाए। तो जो जो शब्द मैंने बताया वो सब तो वहाँ लिखे हुए आएंगे, लेकिन किस लैंग्वेज में आ जाए और आपने कैसे याद किया, कन्फ्यूजन हो सकता है ना। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा याद भी करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ परिभाषा ढंग से देख लो आपको पता चल जाएगा। तो ये है ट्रिक। ठीक है, थैंक यू।